जिनके कंधों से हिंद की साख सुरक्षित पूरी है, उस कौम के कंधों पर भी अहिर रेजिमेंट होना जरूरी है। पूंजीपति चंद लोग हैं, 1%। बिहार की जाति जनगणना कहती है कि मात्र 1% के लोग जो कि सक्षम है SC/BC के, और उनके ऊपर क्रीमी लेयर जैसे मानदंड को लगा दिया गया। सरकार इस बार डरी हुई है इस कार्यक्रम में। IB, CID, दिल्ली पुलिस, ये सारे लोग उन्हीं के कब्जा में हैं। 28 नवंबर 2024 को रामलीला मैदान में बहुसंख्यकों के न्याय एवं वाजिब हिस्सेदारी के लिए जो महाकुंभ किया जा रहा है, इसके लिए मैं देश के सभी संगठनों से जो 90% आबादी के हक और अधिकार की बात करते हैं, मैं उन सब को करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप लोग इस महाकुंभ में आकर 28 नवंबर 2024 को 10 बजे आप वहां आइए और इस प्रोग्राम को सफल बनाइए, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपको आपके कामों के लिए याद करें और आपके अच्छे उसके जो नतीजे निकलेंगे उससे हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होंगे। इन बातों के साथ साथ हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया सारे मुद्दों को कि किस प्रकार और कौन कौन से मुद्दे पे वहाँ पे चर्चा होगी, जिसमें बहुत सारे मुद्दे थे। एक मुद्दा मैं भी आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि भाईचारा और राष्ट्र निर्माण को ध्यान में रखते हुए WTP, OBC फ्रंट ऑफ इंडिया, मिशन जय भीम और संविधान बचाओ संगठन, हम सब लोग भाईचारा और राष्ट्र निर्माण को ध्यान में रखते हुए नेशन बिल्डर कैटेगरी की मांग रखते हैं। और नेशन बिल्डर कैटेगरी को दो लाइनों में परिभाषित करने का प्रयास करता हूं कि जो जनरल कैटेगरी जो आज के तारीख में रखा गया है, उसके जगह पर जो समुदाय एक कैटेगरी से, जैसे SC अगर कोई OBC से शादी कर ले, OBC अगर जनरल कैटेगरी के लोगों से शादी कर ले, तो उन लोगों को नेशन बिल्डर कैटेगरी में रखा जाए और इस प्रकार के लोगों के लिए एक अलग से हिस्सेदारी सरकार में दी जाए, ताकि इस देश में जात पात और भेदभाव की व्यवस्था खत्म हो। अंत में फिर से मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ कि 28 नवंबर 2024 को रामलीला मैदान में 10 बजे आकर इस न्याय महाअधिकार कुंभ को आप लोग सफल बनाएं और अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर करने में एक कदम आगे और बढ़ाएं। जो सन 1962 रिजंगला युद्ध हुआ था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय अचानक चीनी हिंदी भाई भाई का नारा दे करके रात को युद्ध हो चुका, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, चाइना के पास कृत्रिम हथियार है। उन्होंने सारी बटालियन को वापस बुला लिया, लेकिन एक बटालियन जिसके मेजर शैतान सिंह भाटी मेजर थे और 124 की टुकड़ी थी रिजंगला की पहाड़ी पर, ये लोग बोले कि मारेंगे या मरेंगे, अपनी मातृभूमि को छोड़ करके हम वापस नहीं जाएंगे। अभी मैं 12 तारीख से 5 दिन वहाँ था और वहाँ देख करके अपनी आंखों से आया हूँ। वहाँ की स्थिति, वहाँ ना ऑक्सीजन है, 18,000 फीट ऊंची चोटी है, लेकिन जब आदेश आया सब बटालियन चली आई, लेकिन 124 की टुकड़ी ने, आपस में सगे भाई थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा मातृभूमि को छोड़ करके हम वापस नहीं जाएंगे। और युद्ध इतना भयंकर हुआ कि 1700 चीनियों को मार के गिरा दिया गया। और लास्ट में चीन के पंडित जवाहरलाल नेहरू को फ़ोन किया कि मैं आपसे, आपके सैनिकों से लड़ाई नहीं कर सकता, युद्ध विराम कर देना चाहिए। युद्ध विराम हुआ, 3 महीना वहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है। इसके बाद जब बर्फ़ हटी तब जा कर के वहाँ देखा गया और वहाँ पर एक सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ पर अभी इस सरकार ने वीर अहिर धाम बनाया, 114 वीर हीरों की वहाँ मूर्तियाँ लगी हुई है और 1 किलोमीटर में म्यूजियम बना हुआ है और पूरे देश के पर्यटक वहाँ जाते हैं वीर अहिर धाम बनाने का। क्योंकि हम भी जब गए तो देखे इनकी वीरता, शौर्यता और पराक्रम है, क्योंकि राष्ट्र रक्षा के लिए उन्होंने यादव के लिए लड़ाई नहीं लड़ा, पूरे भारत के पूरे आवाम की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए। अगर वो भी उस समय यहाँ चले आए होते तो शायद आज जम्मू कश्मीर आपका हिस्सा नहीं होता, उसको बचाने का काम किए। अभी मैं 12 तारीख को वहाँ था
और लगातार देखा है कि वहाँ न ऑक्सीजन है, बर्फ़ पड़ी हुई, इतनी तेज़ आंधियाँ चल रही हैं, लेकिन उस समय जबकि हमारे पास न कोई कृत्रिम हथियार था, वही पुराने 303 था, लेकिन ऐसे हथियारों को लेकर के भी हमारे देश के जवानों ने अपने राष्ट्र के लिए प्राण की आहुति दे दिया और मार के गिरा दिया, युद्ध विराम किया। तो आज भी सरकार से हम क्या मांग रहे हैं? केवल शहादत का सम्मान। इसलिए मेरा कहना है, जिनके कंधों से हिंद की साख सुरक्षित पूरी है, उस कौम के कंधों पर भी अहिर रेजिमेंट होना ज़रूरी है। राष्ट्र सेवा तो हमारा जन्म सिद्ध धर्म है और अहिर रेजिमेंट केवल राष्ट्र रक्षा हेतु सम्मान का नाम मांगा जा रहा है। इसलिए हे प्रधानमंत्री जी, अगर ये नहीं दे सकते तो आपसे न विकास मांगा रहा, न रोजगार मांगा जा रहा। अपने जवान वीरों के कंधे एक तरह से वो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, कहीं न कहीं दूसरे का नाम भी लो रहे हैं। अपने और अपने अगले पीढ़ी की हक अधिकार की लड़ाई में आपको आने के लिए न्योता भी है। इस न्योता में आपको बहुत अच्छे चीज़ मिलेंगे। जो आपकी हक लड़ाई है, जो आपके बच्चे के हक को छीना जाता है, जैसा कि पहले बोला गया, कहाँ कहाँ हकमारी हो रही है। रिजर्वेशन हम लोग को ऐसे एक गाली जैसे शब्द दिया जाता है, लेकिन रिजर्वेशन को हथकंडे कितने अपनाए गए हैं इन लोग के थ्रू, ये आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। SC BC और SC ST में भी, अभी SC ST में नहीं है वर्गीकरण, लेकिन SC BC में वर्गीकरण कर दिया गया है, जिसमें क्रीमी लेयर का मानदंड लगा दिया गया है, जो कि बहुत छोटा अमाउंट है, जो हर आदमी, हर बच्चा उस क्रीमी लेयर को एग्जम्प्ट नहीं करता। इसकी वजह से जो हमारी लड़ाई है, जो ताकतवर लोग, जो पूंजीपति चंद लोग हैं, 1% बिहार की जाति जनगणना कहती है कि मात्र 1% के लोग जो कि सक्षम है SC BC के, और उनके ऊपर क्रीमी लेयर जैसे मानदंड को लगा दिया गया। हमारी न्यायपालिका में नगण्य है हम लोग कहीं केस मुकदमा नहीं कर सकते हैं। केस मुकदमा करते भी हैं तो हमारे तरफ जस्टिस नहीं आता। मीडिया, हमारे नेशनल मीडिया हमारे कवरेज नहीं देती है। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि SC BC उच्च न्यायपालिका के साथ साथ तो ये सारे चीज़ें हम लोग को, अब हमारे बच्चे के जो आरक्षण है, जिसमें या तो नियुक्ति है या तो बच्चे के हायर एजुकेशन है, 10th क्लास तक का कोई ऐसा प्रावधान है नहीं, लेकिन जो नियुक्ति और ये जो हमारे अपॉइंटमेंट में है, उसमें कई हथकंडे हैं। एक उसमें भी रोस्टर प्रणाली दी गई है। रोस्टर SC BC के लिए ज़्यादा किया गया है और SC ST के लिए भी किया गया है। उसमें हम लोग 5वें 6ठे पे नंबर आता। कहाँ का न्याय है कि पहला, दूसरा, तीसरा अनरिजर्व कैटेगरी में चला जाता है और चौथा नंबर के हकदार हमें बनते हैं, जबकि 49.5% हमारा अगर है, हम बार बार कहते हैं इस चीज़ को कि 49.5% हम लोग का आरक्षण है, तो हमें 1/1 के रेशियो मिलना चाहिए, या हम कहें कि इसको बाइनरी रोस्टर में तब्दील करना चाहिए। 13/200 ये भी गलत है, इसको हम लोग खारिज करते हैं। हम लोग 1/1 रोस्टर की मांग करते हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ी चैलेंज है। 1993 शादी यहीं किया, बच्चे यहाँ पैदा किया, और जो बच्चा पैदा हुआ है वो बच्चे को भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके वजह से हमारे तमाम 90% के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन में से वंचित हो जाते हैं, नियुक्तियाँ से वंचित हो जाते हैं। तो ऐसे मुद्दे को हम लोग ख़त्म करने का प्रयास किए हुए हैं। हमने जगह जगह चिट्ठियाँ लिखी है, जगह जगह हम लोग है जो कि और भी मेमोरेंडम देंगे। क्लास A और B के अंदर हमारे बच्चे पिछड़ते हैं। A और B में इंटरव्यू से बच्चे टॉपर जो होते हैं उनको भी रोक दिया जाता है, और उसकी वजह से हमारी प्रतिनिधित्व घटता, और उसमें इन तमाम हथकंडे को लेकर के नोट फाउंड सूटेबल जैसे वर्ड को लाए हैं और उसको बैकडोर से भर देते हैं, अपने लोगों से भर देते हैं। लेटरल एंट्री का तो कुछ कहना ही नहीं है। आप लोग सब जानते हैं कि लेटरल एंट्री के थ्रू कौन से जो लोग जाते हैं। IIM की सारी सीटें SC ST की नहीं, वो SC BC के भी बच्चे वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, और मैक्सिमम IIM की सीटें जो कि सबसे बड़ी बिजनेस मैनेजमेंट की कोर्सेस होती है उसमें खाली होता है। तो जब तक हम लोग एजुकेटिव हमारे बच्चे नहीं निकलेंगे, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात किया जाए, मिनिस्टर जो बनते हैं, जिनकी सत्ता होती है, उनको तो पहले ही नसबंदी कर दिए जाते हैं, उनके पास तो कोई राइट ही नहीं छोड़ते हैं। उसमें हमारे ऑलरेडी एक मंत्री महोदय दिल्ली सरकार से छोड़ करके और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको भी रोका गया। तो ये तमाम मुद्दे के लिए हम लोग
आप सबसे गुजारिश करूंगा कि पूरे देशवासियों को आह्वान करता हूं कि अपने हक अधिकार के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आप रामलीला मैदान के अंदर एक दिन का समय दीजिए, जिससे आप लोग को हक अधिकार मिलने में सरल हो जाए। और इतना ही नहीं, सरकार इस बार डरी हुई है इस कार्यक्रम में। एक सूचना और भी देता हूँ, हो सकता है कि 1-2 दिन पहले मुझे आप लोग को सूचना देना पड़े कि रामलीला मैदान में ना करके कहीं वेन्यू चेंज करना पड़े। जैसी सूचना आ रही है मैं बता देना चाह रहा हूँ कि कल बताएंगे जो आज बता रहा हूँ, ये लोग परमिशन में ही आनाकानी कर रहे हैं। हमारे 2 महीना के अथक प्रयास के बाद आज परमिशन में आनाकानी कर रहे हैं कि जो हम लोग शीतकालीन सत्र में रखा था, इनके सारे आका यहाँ जुटे रहते हैं और ये सोचते हैं कि इतनी बड़ी प्रोग्राम नहीं हो, क्योंकि वो भयभीत है। सब जगह से सूचना जा रही है, IB, CID, दिल्ली पुलिस, ये सारे लोग उन्हीं के कब्जा में हैं और उन लोग से सूचना में जाने की वजह से हम लोग को परमिशन की भी अपनी बातों पे विराम देता हूं और सबको पुनः धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान और जय बाबा फूले। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।